दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था स्वर के बारे में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण आज की क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं कि व्यंजन किससे कहते हैं। तो देखते हैं व्यंजन किससे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे जो वर्ण है उनका उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से, छोटा बड़ा इन सब की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन। जैसे का, खा, गा, घा, ये सभी क्या है, ये व्यंजन है। चलिए अब देखते हैं दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मतलब स्वर वर्ण की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कि आ स्वर की सहायता से का, खा, गा, घा आदि वर्णों का उच्चारण होता है। इसमें विसर्ग लगा होता है, ठीक। अब जब इसमें आ जुड़ जाता है तब हो जाता है का पहले विसर्ग लगा होता है, जब आ जुड़ जाता है तो ये विसर्ग हट जाता है। आदि वर्णों का उच्चारण होता है का, खा, गा, घा आदि व्यंजन वर्ण है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो कितनी है 33 है। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ये सभी जो हैं ये सभी व्यंजन है और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 है। अब चलिए हम देखते हैं कि जो व्यंजन है जैसे का वर्ग हो गए, च वर्ग हो गए, ट वर्ग हो गए, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, क वर्ग में आ जाते हैं का, खा, गा, घा, ये है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। चा, छा, जा, झा, यहाँ टा, ठा, डा, डा, यहाँ तवर्ग में कौन से आ जाते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी आ जाते हैं इसमें। अब चलिए हम देखते हैं ये सभी जो है, देखो इसमें होते 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आप लोगों ने देख लिए। अब हम देखते हैं इसमें यारा, लावा, ये इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक। सा ये होते ऊष्म व्यंजन। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। छतंग्या ये सब होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। और हड़ा ये जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। का, खा, गा, घा, जाफा ये जो होते हैं ग्रहित व्यंजन होते हैं। इन सभी व्यंजनों के बारे में हम अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वर का वर्गीकरण। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखते हैं व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ 3 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन के जो भेद हैं वो कितने हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले होते स्पर्श व्यंजन, 3 होते हैं, लेकिन कुल और भी जो होते हैं संयुक्त व्यंजन सभी को जोड़ के ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो चलिए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो भी हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, टा, ठा, पा, फा, ये सभी जो व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह के किसी भाग को टच करे। जैसे कंठ होगा, ताल होगा, मूर्धा होगा, ये सभी मतलब सभी भागों को जो स्पर्श करता है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। अब चलिए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से। ये है का, खा, गा, घा। प्रत्येक जैसे का, खा, गा, घा होगा, ये होते हैं 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 जो होते हैं वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में 5 हो गए, च वर्ग में हो गए 5 हो गए, ट वर्ग में हो गए 5 और त वर्ग में हो गए 5 और प वर्ग में हो गए। क वर्ग में कौन कौन से आ गए, का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, ना, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आप लोग सब ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम चलिए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंत का अर्थ होता है भीतर। अंत का क्या अर्थ होता है, भीतर। उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि या, रा, लावा बोल के देखिए, ये मुंह के भीतर ही रहते हैं। या, र, ल,
हुआ, ये सभी जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि इनकी संख्या जो अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या भी 4 होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे 5 वर्ग होते हैं, काखा काका चाचा चाचा टा टा टा, ये सभी जो होते हैं वर्ग होते हैं, टोटल 5 वर्ग होते हैं, और उसमें जो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 25। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मैंने पढ़ा कि इसमें जो भीतर ही उच्चारण हो जाता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। अब हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का क्या अर्थ होता है? गर्म। जिन वर्णों, यहाँ पे वर्णन कर लेना, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकरा जाती है, जो हवा है वो मुंह के अन्य भाग जो होते हैं, तालु कंठ, ये सभी भागों से जब टकरा जाती है और सांस जो है बाहर की ओर गर्म सांस निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांस जो है घर्षण के बाद में एक गर्म सांस बाहर की ओर निकल रही होती है। तो ऐसे जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे कि सा 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 हा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छा है, ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना? का सा हा, ये 3 व्यंजनों से मिलकर बना है। ता जो है रा प्लस आ से बना। ज्ञा है गा या आ से बना है। शा है सा जो है सा और रा और आ से मिलकर बना है। ये 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, इनको देख ले, इसीलिए कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रत्यनानुसार की, मतलब प्रत्यन के अनुसार व्यंजनों का जो कुछ भागों में बांटा गया उनके बारे में देख लेते हैं। प्रत्यनानुसार जो है व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया? 2 भागों में, बाह्य प्रत्यन और अभ्यंतर प्रत्यन। बाह्य प्रत्यन मतलब बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रत्ययों के बारे में हम देख लेते हैं। 1 मिनट। इसी आधार पर व्यंजन ध्वनियों को दो प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। मतलब जो प्रत्यनानुसार के अनुसार में जो व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं उनको 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जो होता है बाह्य प्रत्यन। बाह्य प्रत्यनानुसार किसे कहते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। उच्चारण के लिए जीव्या जो है, जीव्या के बाहरी व्यापार या मतलब कार्य को बाह्य प्रत्यन कहते हैं। जो बाहरी जो कार्य होता है उसमें जो बाह्य प्रत्यन लगता है, मतलब जो बाहरी से जो प्रत्यन लगता है बोलते समय कोई व्यंजन, उसको कहते हैं बाह्य प्रत्यन। इस आधार पे मतलब बाह्य प्रत्यन के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को निम्नलिखित भेद होते हैं। चलिए उन भेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं घोष या सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिका कंपन होता है, स्वतंत्रिका में जो होता है कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं में जो होता है कंपन होता है, बोल के देखिए गा खा, स्वतंत्रिका में जो होता है कंपन होता है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं घोष या सघोष कहते हैं। ये जो होता है जो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, जैसे मैंने पढ़ाया काखा काका पापा पापा, ये जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजन के प्रत्येक जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जो होता है, और इसके साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। अंतस्थ और हा। अंतस्थ में कौन कौन से हो जाते हैं? या रा लावा और हा। तो इस कुल मिला के कितने हो गए? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो गए, 15 × 4 = 19, 15 × 4 = 19, 20, तो टोटल 20 हो गए। अब हम देखते हैं अघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिका में जैसे कंपन नहीं होता उसे कहते हैं अघोष। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसका जो वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी कि इसको 12 से ऐसे ध्यान रखना। अब ऊपर वाला जो है जो सघोष है उसको हम किससे ध्यान रखेंगे? 345 और अंतस्थ और हा।
अब अघोष में देखते हैं। अघोष में हमने जैसे बताया कि अघोष में यह होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में जैसे कंपन नहीं होता है उन्हें कहते हैं अघोष। अघोष में कौन कौन से भाग आ गए? प्रथम और द्वितीय। प्रत्येक वर्ग जो है 5 वर्ग हैं। जो स्पर्श व्यंजन के जो हैं 5 वर्ग, जैसे पहले पीछे मैंने पढ़ाया स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक जो वर्ग होता है ऐसे होगा का खा गा घा, इसका जो होता है ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रथम और दूसरा। जैसे देख का वर्ग में इसे प्रथम क्या है? का को ले लिया गया, दूसरा खा को ले लिया। च वर्ग में चा को ले लिया, छा को ले लिया। ट वर्ग में टा को ढा को ले लिया गया। और इसके साथ साथ में और ये जो होते हैं उस व्यंजन के जो होते हैं सा इनको भी इसी में जोड़ा जाता है अघोष में। चलिए अब हम देखते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, जो वर्ण कम श्वास की आवश्यकता के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। और अल्पप्राणों के जो अल्पप्राण जो हैं इनकी जो संख्या होती है और मतलब इनकी जो संख्या प्लस कौन कौन से वर्ग के वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं, देखते हैं। वर्गों के प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ ये जो होते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता हो उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो होता है दूसरा, चौथा और उस व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अभ्यांतर प्रत्यनानुसार। अभ्यांतर प्रत्यनानुसार वर्णों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अभ्यांतर प्रत्यनानुसार किसे कहते हैं। मतलब अभ्यांतर प्रत्यनानुसार का मतलब क्या होता है? अभ्यांतर प्रत्यय उस स्थिति में होता है जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जीव्या मुख के भीतर संघर्ष या कार्य करती है। जो जीव्या जो है मुख के भीतर संघर्ष या कार्य करती है। अभ्यांतर मतलब भीतरी जो प्रयत्न होता है उसे कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्पर्श। स्पर्श व्यंजन जैसे मैंने पीछे पढ़ लिया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख द्वार तो बंद रहता है लेकिन जो जीव्या है ये कंठ, ताल इन सभी को स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श। कुछ होते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों की ध्वनियों को उच्चारण करते समय मुख के द्वार तो बंद रहता है लेकिन जो जीव्या जो है अंदर जब रगड़न उत्पन्न करती है, जब रगड़ उत्पन्न करती तो कुछ घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण की वजह से इसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। ये कौन कौन से होते हैं व्यंजन? चा छा जा झा ये सभी जो व्यंजन है स्पर्श संघर्षी में आ जाते हैं। अब केवल संघर्षी देख लेते हैं जिनके उच्चारण मुख द्वार इतना संकीर्ण हो जाता है। जैसे मैंने पीछे पढ़ा कि जो उस व्यंजन होते हैं उसी को यहाँ पे संघर्षी कहा जाता है। इसके साथ साथ में कुछ और भी व्यंजन जो होते हैं उनको भी संघर्षी कहा जाता है। जैसे सा हा खा खा गा जा फा। अब हम देखते हैं अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण में मुख द्वार जो होता है वो बंद करते समय बोलते हैं। जैसे मुख द्वार जो है उसको बंद करते बोलते हैं और नाक का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा ज्या, अणा, न, म ये सभी जो हो गए अनुनासिक आ गए क्योंकि इसमें नाक का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी मतलब जो नासिका है उसका प्रयोग करके हम व्यंजनों का जो उच्चारण है नासिका का प्रयोग करके व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। और पार्श्विक जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किस तरह से होता है? जिन व्यंजन के उच्चारण मुख द्वार बीच में हवा दोनों पार्थों से निकलती है। जैसे दोनों जो ओठों के जो दोनों साइड होते हैं इनसे जो हवा है बाहर की ओर निकलती है उन्हें कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण जीभ की नोक को बेलन की तरह कुछ लपेट कर, जो व्यंजन की ध्वनियों का उच्चारण जब हम कोई व्यंजन है उसको उच्चारण करते समय जो जीभ है हमारी जो जीभ्या है और नोक को बेलन की तरह कुछ लपेट जाती है। बोलते टाइम बेलन की तरह महसूस कीजिए, बेलन की तरह जो लपेट जाए वो जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं लुंठित। जैसे कि रा को ले लो, रा बोलो रा, तो ये जीभ जो है लुंठित बेलनाकार बन जाती है बोलते टाइम, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर, जीभ की जो नोक है उसको उलटकर तालु ऊपर को छूकर फिर सीधा एकदम नीचे से नीचे आ जाते हैं और तब ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं उत्क्षिप्त। या णा को बोलो हड़ा हड़ा हड़ा, ऊपर एकदम टच हुई फिर नीचे आ गया हड़ा हड़ा, तो ऊपर जैसे टच होकर फिर नीचे आ गए, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब चलिए हम देख लेते हैं हलंत किसे कहते हैं। जब कभी व्यंजन का प्रयोग
स्वर से रहित किया जाता है। जैसे का को है, इसको ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित है, क्योंकि इसमें हलंत लग गए। जिन व्यंजन में नीचे हलंत लग जाती है वो स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। जब इसके साथ आ जुड़ गया तब ये हो गया का। अब ये स्वर रहित व्यंजन नहीं है। जब जैसे कोई है रा भी है, उसके नीचे ऐसे हलंत लगी है तो इसका मतलब है ये स्वर रहित व्यंजन है। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि का है, का जो ऐसे, एक मिनट, का है ये क्या है, स्वर रहित, इसके नीचे हलंत लगी है, प्लस अब आ कर दिया, इसमें जुड़ गया स्वर, तो ये पूरा संपूर्ण हो गया। अब चलिए हम देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद में आते हैं। अनुस्वार की तरह जो विसर्ग है वो भी स्वर के बाद में आते हैं। अनुस्वार जैसे ऊपर जो बिंदी रखी होती है और इसका उच्चारण हा की तरह से होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार होता है। हिंदी अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों में जैसे तत्सम तद्भव जो पढ़ते हैं उनमें इसका प्रयोग निरंतर होता रहा है और हो भी रहा है। तत्सम में तो प्रयोग होता ही रहेगा। जैसे कि दुख, मना, कामना, पया, अतः, स्वतः, दुखा, ये सब जो है ये विसर्ग होते हैं। ये सभी इत्यादि जो चीज़ें, ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसके जो अंत में जो लगते हैं इसे कहते हैं विसर्ग। तो चलिए आज आप लोगों की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने व्यंजन के बारे में जान लिया, और कल की क्लास में कल की जो इस चैप्टर की जो कल की जो क्लास होगी उसी में आप लोगों का यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक यह वीडियो भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।